पहला क्वेश्चन। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन, अब तक 14 नंबर तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सिंपली देखो इसमें किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है। इसमें क्वेश्चन में देखो एक था है CH3 CH2 आयोडीन है, और उसके साथ हम लोग का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, KCl, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसी तरह के सिमिलर रिएक्शंस होता है, बट इसमें क्या जुड़ता है, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट जुड़ता है। दैट इज इसमें साइनाइड जो लिगेंड है ये बाइडेंटेट लिगेंड होता है। कैसा लिगेंड होता है, साइनाइड होता है बाइडेंटेट। ये कार्बन के साथ भी अटैच हो सकता है और नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, यानी कि कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। यानी कि इसमें जो होगा दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और ये बाहर हो जाएगा। दैट मीन्स इसमें प्रोडक्ट जो बनेगा CH3 CH2 CN बनेगा, और इसमें ये प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट, दैट मीन्स इसमें साइनाइड एज ए डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। बट अगर इस केस में अगर AgCN दे देते, दैट इज सिल्वर साइनाइड दे देते, अब प्रोडक्ट जो बनता आइसोसाइनाइड बनता, दैट इज CH3 CH2 NC, यानी कि नाइट्रोजन के साथ कार्बन के साथ अटैचमेंट होता है और प्रोडक्ट का नाम होता है आइसोसाइनाइड। अगर KCN रहता तो साइनाइड बनेगा, अगर AgCN रहता तो आइसोसाइनाइड बनता। तो इस केस में हम लोग का KCN दिया हुआ है, दैट मीन्स इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा द प्रोडक्ट इज साइनाइड प्रोडक्ट, दैट इज CH3 CH2 CN। दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट जब इसका रिएक्शन हम लोग किसका रिएक्शन AgCN के साथ कराते, किसके साथ कराते, AgCN के साथ कराते इन CH3 CH2 एंड I। ये वाला प्रोडक्ट कब बनता है, ये वाला प्रोडक्ट जब हम लोग का CH3I के साथ रिएक्शन KCN का करवाते। ये वाला प्रोडक्ट कब बनता है, जब हम लोग CH3I का रिएक्शन AgCN के साथ कराते। तो चारों का प्रोडक्ट क्या क्या बन सकता है ये बता दिए। हम लोग का जो क्वेश्चंस में है द आंसर इज, क्या चीज क्लियर हुआ ये चीज? हाँ सर ये सब याद रखना पड़ेगा ना, रिएक्शन सब? जरूर याद रखना पड़ेगा ना इसको, अगर याद नहीं रखोगे तो कैसे करोगे फिर। अगर KCN दिया रहे तो साइनाइड करना है, अगर AgCN दे देता, अगर उसका अलग दे देता, दैट मीन्स इसमें आइसोसाइनाइड हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द परसेंटेज ऑफ अवेलेबल स्पेस ऑक्युपाइड बोल रहा है by the sphere in the cubic closed packing in the 3 dimension is कितना होता है। देखो द परसेंटेज ऑफ अवेलेबल ऑक्युपाइड स्पेस बोल रहा है, मतलब कितना ऑक्युपाइड स्पेस है by the sphere in the cubic closed packing। अगर CCP बोले या फिर FCC बोले बात सिमिलर होता है, ठीक है। अगर फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस बोले या फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोले तो बात होता है सिमिलर। उसमें पैकिंग जो फ्रैक्शन होता है दैट इज 74%। ऑक्युपाइड बोला, ठीक है। अगर फ्री स्पेस बोलता, फ्री स्पेस या फिर वॉइड स्पेस बोलता, फ्री स्पेस या फिर वॉइड स्पेस या फिर वैकेंट स्पेस बोलता, कितना ऑक्युपाइड नहीं है बोलता, इन दैट केस 100 से हम लोग क्या करना पड़ता, 74 को माइनस करके द आंसर विल बी 6%। अगर वैकेंट बोलता, फ्री स्पेस बोलता, बट इसमें क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ो, ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर इन द क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोला है, ऑक्युपाइड बोला है, मतलब कितना इसमें है ऑक्युपाइड ऑलरेडी, तो दैट इज 74%। तो अगर हम लोग SCC का बात करें, सिंपल क्यूबिक लैटिस का बात करें, तो उसमें कितना परसेंटेज होता है ऑक्युपाइड, 52%। वैकेंट कितना होता है SCC का केस में, 100 से माइनस कर दो दैट इज 48। अगर हम लोग अब BCC का बात करें, BCC का केस में होता है 68% ऑक्युपाइड स्पेस होता है, 32% होता है वैकेंट स्पेस। क्लियर है। अब ये परसेंटेज ऑक्यूपेशन कैसे निकालते हैं, मतलब पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, देखो पैकिंग फ्रैक्शन जैसे ही निकालते हैं उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब। ठीक है, जैसे हम लोग परसेंटेज निकालते हैं उसमें भी ऐसे ही सिमिलर टाइप के फंडा हम लोग का यूज होता है। परसेंटेज में कैसे, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाई जितना ऑक्युपाइड मार्क्स, मतलब जितना हम लोग को मिला है ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स। ठीक है, तो जैसे इसमें मान लो हम लोग क्यूब का बात कर रहे हैं, सपोज मान लो इसमें क्यूब का बात कर रहे हैं, तो क्यूब का केस में उसका क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाता है, ए क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाता है, ए क्यूब।
ठीक है, दैट इज क्यू का वॉल्यूम, दैट मीन्स ए क्यू। और इसमें एटम्स कितने प्रेजेंट है, मान लो एफसीसी के अंदर कहाँ कहाँ पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर एज वेल एज फेस के सेंटर में। तो फेस के सेंटर में अब सपोज मान लो फेस के सेंटर में ये वाला हो गया 1 2 3 4 बैक एंड दिस वन इज फ्रंट। तो दैट मीन्स z इक्वल टू क्या हो जाएगा एफसीसी के केस में 4, z इक्वल टू 4। क्या हो जाएगा एफसीसी के केस में 4, क्योंकि 6 हो गया फेस के सेंटर, ए का कंट्रीब्यूशन 1/2, 8 कॉर्नर हो गया, ए का कंट्रीब्यूशन 1/8, दैट मीन्स 4 इज आवर z, z हो गया 4। अब इसमें r और a को हम लोग एक ही चीज में लिखना पड़ेगा, और इसका सिंपल सा हम लोग का क्या होता है, इसमें हम लोग निकालते हैं दैट इज a और ये वाला हम लोग निकालते हैं, तो √2a इक्वल टू 4r हम लोग का आता है, तो r इक्वल टू √2a/4 लिखो, या फिर हम लोग का a बराबर 4r/√2 लिखो। ये रिलेशन याद रखना है, ठीक है, ये हम लोग निकाल सकते हैं इजीली, क्योंकि देखो ऐसे ही कुछ है, ऐसे ही कुछ है, ये कॉर्नर है, ये फेस का सेंटर पे है, और ये कॉर्नर है, दैट मीन्स आर 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 एंड आर, ठीक है, तो दैट इज 4r, और इसका एज लेंथ है a, इसका एज लेंथ a, तो इसको मान लो 4r का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, तो दैट मीन्स 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 4r का स्क्वायर। इसको रूट अंडर कन्वर्ट कर देंगे दोनों साइड, ठीक है, तो इसको जैसे स्क्वायर इधर चला जाएगा 4r इज इक्वल टू रूट अंडर 2a स्क्वायर, ठीक है, तो इसको करेंगे तो √2a आ जाएगा, ठीक है, तो इसको निकालेंगे तो हम लोग का इसमें इसको वैल्यू डालेंगे तो इसको आ जाएगा 74% इज आवर पैकिंग फ्रैक्शन, या फिर पैकिंग एफिशिएंसी बोल सकते हो, ठीक है। क्या ये चीज क्लियर हो गया क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन। हाँ सर। चलो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा द रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या चीज बोल रहा देखो, इसमें बोल रहा सपोज मान लो ये रहा हम लोग के पास सॉल्वेंट, क्या रहा हम लोग के पास सॉल्वेंट रहा। अब इस सॉल्वेंट में जैसे ही हम लोग सोल्यूट को ऐड कर रहे हैं, सॉल्वेंट में क्या कर रहे हैं, सोल्यूट को ऐड कर रहे हैं, तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऑब्वियसली सा बात है, कैसे डिक्रीज होगा, सपोज मान लो इसमें क्या था, इसके ऊपर सरफेस में सिर्फ क्या था, लिक्विड का था, लिक्विड था सिर्फ, तो यानी कि इसमें अगर इसमें क्लोज कंटेनर में रख दिए तो यानी कि इसमें बहुत ज्यादा वेपर बना, और जितना ज्यादा वेपर बना दैट मीन्स उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा। बट इसमें जैसे ही हम लोग सोल्यूट ऐड कर दे रहे, तो सोल्यूट मान लो सपोज NaCl ऐड कर दिए, शुगर ऐड कर दिए, कुछ भी ऐड कर दिए, तो उसका सरफेस में आ गया शुगर या फिर सोल्ट के मॉलिक्यूल्स, शुगर या फिर सोल्ट के मॉलिक्यूल्स, दैट मीन्स शुगर और सोल्ट तो ये उड़ेगा नहीं, ऊपर जाएगा नहीं, वेपर बनेगा नहीं, दैट मीन्स इसमें वेपर जो बना अब इसमें कम हो गया, तो वेपर जब कम बना दैट मीन्स इसका वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर कम हुआ सोल्यूट के ऐड करने की वजह से, तो वेपर प्रेशर किसका होता है, प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होता, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा, दैट मीन्स अगर लोअर करें तो कितना लोअर हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ ऑन एडिंग द सोल्यूट इनटू द सॉल्वेंट, दैट इज दिस वन डिवाइडेड बाय पी नोट, ये किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। The complete formula is called the relative lowering of vapor pressure in case of non-volatile solute is equal to mole fraction of solute. So this is the formula of Rolle's law. The answer is correct one, Rolle's law. Clear है ये बात, हाँ सर। ये चीज क्लियर। चलो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट देखो the EMF of the cell with nickel and copper electrode will be, क्या होगा EMF जरा सा देखो, इसमें निकल 2 प्लस से, निकल का हम लोग का दिया हुआ है -0.25 वोल्ट, और कॉपर 2 प्लस से, कॉपर का हम लोग का दिया हुआ है +3.4, इतना चीज दिया हुआ है। और अगर हम लोग को ई नोट हम लोग का निकालना होता है, दैट मीन्स ई नोट रिडक्शन माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन, हम लोग जानते हैं ये चीज, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कौन जाता है, जिसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज्यादा पॉजिटिव वो रिडक्शन में जाता है, और जिसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव दैट मीन्स वो ऑक्सीडेशन में जाता है। तो इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव किसका ज्यादा है,
that means 0.34 for copper, that means 0.34 minus, already एक minus है, that is 0.25. तो overall is 0.34 plus 0.25. The answer will be 0.59. तो आंसर, करेक्ट आंसर विल बी 0.59. अगर सिमिलर टाइप के क्वेश्चन और एक दे, सपोज मान लो इसमें निकल 2+ देता और बोलता -2.59, और इसमें बोल देता जिंक 2+ और जिंक दे देता, ठीक है, तो इसका बोल देता 0.76 माइनस में होता है, ठीक है। अगर इसमें बोल देता कॉपर 2+, कॉपर देता और बोल देता 0.34 वोल्ट, ये सब वोल्ट में होता है, ठीक है, पोटेंशियल। अब बोलता है इस दोनों सेल का पोटेंशियल क्या होगा, कॉपर और जिंक का। इजीली निकाल लेते, कैसे निकाल लेते, ई नोट इक्वल टू जितना जो पॉजिटिव है दैट इज ई नोट रिडक्शन में जाएगा, और जितना जो नेगेटिव है वो क्या इसमें जाएगा, ऑक्सीडेशन में। तो रिडक्शन में कौन है, दैट इज 0.34 माइनस -0.76. द आंसर विल बी 0.34 प्लस 0.76, द आंसर विल बी 1.10। और इन दोनों सेल को मिला के हम लोग का गाल्वनिक सेल या फिर वोल्टाइक सेल बनाया जाता है। तो आंसर इसमें क्या हो जाता है, 1.10। अगर इन दोनों सेल को दे देता निकल और जिंक का, तो पॉजिटिव ज्यादा वैल्यू किसमें, जितना ज्यादा नेगेटिव में उसका कम होता वैल्यू, तो दैट मीन्स इसको रिडक्शन में जाता और ये ऑक्सीडेशन में जाता। अगर इन दोनों सेल का हम लोग बात करते तो इसमें अगर ई नोट निकालते तो इसका हो जाता पॉजिटिव में कौन ज्यादा है, ये है, दैट मीन्स -25 और माइनस 0.76। तो ये और ज्यादा नेगेटिव में है ना, ये तो नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव में, बट ये इसके रेस्पेक्ट में और ज्यादा नेगेटिव में है, दैट मीन्स ये ऑक्सीडेशन में जाएगा और ये रिडक्शन में जाएगा, दैट इज 0.25 प्लस 0.76। आंसर जो भी हो जाएगा वो माइनस करके देख लेना। सपोज मान लो लमसम 51 के आसपास हो जाएगा, 0.51 वोल्ट के आसपास आ जाएगा। तो ये कहानी समझ में आया। तो रिडक्शन में वो जाएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, और ऑक्सीडेशन में वो स्पीसीज जाता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। तो ये 3 क्वेश्चन तो तुम लोगों को क्लियरली समझ में आ चुका है पूरा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। हाँ सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर्स इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड रोस्टिंग। इसमें 2 टाइप के टर्म यूज होता है, एक होता है कैल्सिनेशन और एक होता है रोस्टिंग, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में, प्रेजेंस या एब्सेंस के रेस्पेक्ट में 2 टर्म यूज होता है, एक होता है कैल्सिनेशन और एक होता है रोस्टिंग। अगर ओर्स को, ठीक है, जैसे कि एल्युमिनियम का ओर्स हो गया बॉक्साइट, आयरन का ओर्स हो गया हेमेटाइट, जिंक का ओर्स हो गया जिंक ब्लेंड, और तुम्हारा कॉपर का ओर्स हो गया कॉपर पायराइट्स। इन केस में इस ओर्स को अगर हम लोग, सपोज हम लोग हीट कर रहे हैं, अगर हीट कर रहे हैं, किसको हीट कर रहे हैं, अब्सेंस ऑफ एयर, किसके अब्सेंस में, एयर के अब्सेंस में, जिसमें एयर हम लोग नहीं दे रहे, O2 नहीं दे रहे, बट अगर वहीं पे ओर्स को हीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, क्या कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ एयर। अगर प्रेजेंस ऑफ एयर में ओर्स को हीट कर रहे हैं तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग, और अगर अब्सेंस ऑफ हीट के प्रेजेंस में अगर ओर्स को हीट कर रहे हैं दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। तो अगर इसमें बोलता है कि एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर दैट्स मींस रोस्टिंग। अगर द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ ओर्स इन द अब्सेंस ऑफ एयर बोल देता, क्या बोल देता है, अब्सेंस ऑफ एयर, मतलब अब्सेंस ऑफ एयर, एयर की गैर मौजूदगी में, द आंसर विल बी कैल्सिनेशन। बट यहाँ पे पूछा क्या, एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर, दैट मींस कैल्सिनेशन इज योर नॉट करेक्ट, रोस्टिंग इज योर करेक्ट आंसर। क्या क्लियर है ये बात? हाँ सर। चलो नेक्स्ट है ना, द प्रोसेस ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब देखो, नाइट्रिक एसिड को बनाने के लिए कमर्शियलाइज्ड वे से, इसका विधि का नाम होता है ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। ऑस्टवाल्ड प्रोसेस इसका नाम होता है नाइट्रिक एसिड बनाने का प्रोसेस को। अब देखो, जैसे इसमें 2 टाइप के प्रोसेस हम लोग जनरली पढ़ते हैं ग्रुप 15 में, एक होता है हेवर्स प्रोसेस और दूसरा नाम होता है ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। हेवर्स प्रोसेस के अंदर हम लोग प्रोडक्शन किसका करते हैं, अमोनिया का। किसका प्रोडक्शन करते हैं, अमोनिया का। जैसे ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाते हैं तो हम लोग का फॉर्मेशन किसका होता है,
अमोनिया मोलिक्यूल्स का। किसका मोलिक्यूल्स का? अमोनिया। और इसमें हम लोग क्या देते हैं? आयरन या फिर मोलिब्डेनम कैटलिस्ट देते हैं, और इसका टेम्परेचर एंड प्रेशर जो रहता है बहुत ही हाई रहता है। टेम्परेचर लगभग 750 केल्विन के पास रहता है, और प्रेशर जो रहता है 200 से 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर रहता है। यानी टेम्परेचर प्रेशर बहुत हाई देना पड़ता है, और इसमें आयरन और मोलिब्डेनम कैटलिस्ट यूज होता है। तो इसको याद रखना, इन द प्रोसेस ऑफ हेबर प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स द कैटलिस्ट which is used is iron and molybdenum, and in this process the temperature and pressure will be very much high, that is 750 Kelvin and 200 to 300 atmospheric pressure is given. ओके, बट वहीं पे अगर नाइट्रिक एसिड का बात किया जाए तो नाइट्रिक एसिड को जिस प्रोसेस से बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। और ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में क्या होता है जनरली? देखो, ये होता अमोनिया, जहां से यहाँ से अमोनिया बना है, इस अमोनिया को हम लोग का यूज करते हैं, और इस अमोनिया का जैसे ही यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये पहले NO में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद फिर से ऑक्सीजन देते हैं, ये NO2 में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। फिर इसको जैसे ही H2O के साथ अटैक कराते हैं, यह बना देता है नाइट्रिक एसिड। इस रिएक्शन को हम बैलेंस नहीं किए, बट ये बनाने का तरीका बता दिए, ठीक है। तो ऑस्टवाल्ड प्रोसेस का अगर तुम लोग को रिएक्शंस को लिखने बोले तो सबसे पहले अमोनिया के बारे में सोचना, दैट इज फ्रॉम हेबर्स प्रोसेस, देन अटैक ऑक्सीजन, NO बना, देन ऑक्सीजन के साथ NO2 बना, देन H2O के साथ अटैक कराए तो नाइट्रिक एसिड इज और डिजायर्ड प्रोडक्ट। इसमें कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है ये H2SO4 के लिए बनाया जाता है, बट आंसर विल बी ऑस्टवाल्ड प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर 2+ इज, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर 2+? तो इसके लिए हम कल ही ट्रिक बताए थे। कौन सा ट्रिक? स्कूल टीचर वेरी क्रूअल मन फे को नी कु जी, ठीक है, मन फे को नी कु जी। और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था स्कैंडियम का? दैट इज आर्गन तो सब में होगा, देन 4s2 3d1, 4s2 3d2, 4s2 3d3। और इसमें एक्सेप्शन था क्योंकि हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल एंड फुल फील्ड इज मोर स्टेबल। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड आर मोस्ट स्टेबल। तो जहां पे भी हाफ फील्ड या फिर फुल फील्ड का कॉन्सेप्ट आ सकता है तो उसको करवा दो। तो दैट मीन्स क्रोमियम और कॉपर में हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड का कॉन्सेप्ट आता है। दैट मीन्स एस से अगर एक इलेक्ट्रॉन्स हम लोग भगा दे, दैट मीन्स इसको अगर लिखना चाहे तो इसे लिखते हैं, दैट इज 3d4, 3d3 से 3d4 आता है, बट यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन्स को जंप कराते हैं दैट इज 4s1 3d5। तो दिस इज योर करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द क्रोमियम। तो क्रोमियम के केस में क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है? ये वाला कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। इरेजर कहाँ है भाई? चलो, तो इरेजर नहीं मिल रहा। चलो, तो 4s1 3d5। मैंगनीज का अगर बात करें दैट इज 4s2 3d5। इसमें आयरन का बात करें 4s2 3d6। कोबाल्ट का बात करें 4s2 3d7। निकल का बात करें 4s2 3d8। और कॉपर का बात करें फिर से हम लोग 4s2 3d9 लिख सकते हैं, बट यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही जंप करा देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन 3d10 हो गया। और जिंक का बात करें दैट इज 4s2 3d10। ये कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग को पूछा है कॉपर 2+ में, मतलब कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा। तो यहाँ से जैसे ही हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन, सब में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल के देखते हैं, दैट इज स्कैंडियम 2+। तो स्कैंडियम 2+ जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे आउटर मोस्ट सेल से निकलेगा दैट इज 4s2। तो इससे बचेगा 3d1। इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो बचेगा 3d2, दैट इज टाइटेनियम 2+। वैनेडियम 2+ से निकालेंगे दैट इज 3d3। क्रोमियम से निकालेंगे दैट इज एस से एक निकला, यहाँ से एक निकला, दैट इज 3d4। अगर मैग्नीज से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे दैट इज 3d5। आयरन से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे दैट इज 3d6। कोबाल्ट से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे दैट इज 3d7।
निकल से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे दैट इज 3d8 एंड कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकालेंगे बनेगा 3d9 4s0 और यहाँ से अगर निकालेंगे 3d10। अगर 3 इलेक्ट्रॉन बोल देता तो ये 3d0 हो जाता, ये 3d1 हो जाता, ये 3d2 हो जाता एंड सो ऑन। अगर कॉपर बोलता 2 प्लस के जगह 3 प्लस बोल देता तो दैट मीन्स 3d9 नहीं होता 3d8 होता। अगर कॉपर 4 प्लस बोलता 3d7 हो जाता। उसी तरह से अगर टाइटेनियम 4 प्लस बोलता दैट मीन्स 3d0 हो जाता, क्योंकि इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन चारों के चारों इलेक्ट्रॉन निकालिए। तो क्या फंडा ये क्लियर हुआ? दैट मीन्स आंसर विल बी आर्गन 3d9 4s0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3d9 4s0 ऐसे होगा। ठीक है, आर्गन उससे पहले। क्या ये फंडा पूरा इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो कर लोगे? सर एक बार थोड़ा स्पीड से समझा दीजिए तो। कौन सा फिर से? क्रोमियम से मतलब क्रोमियम कॉपर से से, कॉपर से कॉपर से। तो कॉपर का क्या है देखो 4s2 4s1 3d10 है। अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग निकाल दिए तो क्या हो गया, S से 1 इलेक्ट्रॉन्स निकला, D से 1 इलेक्ट्रॉन्स, तो निकल के क्या बन गया 3d9 4s0। सब में तो ऐसे ही कर रहे हैं, इसलिए आंसर विल बी 3d9 4s0। तो आर्गन तक तो हम लोग को भरना ही है सब में, क्योंकि आर्गन तक हम लोग का 18 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल हो रहा, दैट इज 19 20 एंड 21, that is 21, that is 22, that is 23, that is 24 and so on। क्लियर है? हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इन द गिवन फॉर्मूला। तो डेंसिटी क्या होता है हम लोग का सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं, जमुना नदी। क्या होता है? जमुना नदी। हम लोग जानते हैं इसका ट्रिक क्या होता है, जमुना नदी, क्योंकि ये याद नहीं रहता है जनरली। तो ZM फॉर जमुना, नदी फॉर Na का AQ। ठीक है, तो फॉर्मूला कहाँ पे है, जमुना नदी, जमुना नदी। दिस वन इज योर करेक्ट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। हाँ सर। द आयनिक कंपाउंड हैज ए यूनिट सेल कंसिस्टिंग ऑफ ए आयंस, जो प्रेजेंट है कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे। ए आयंस कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे। और बी जो आयंस प्रेजेंट है सेंटर ऑफ द फेस। तो ए प्रेजेंट है कॉर्नर पे तो 8 कॉर्नर्स होता है, तो ए का कंट्रीब्यूशन 1/8। बी प्रेजेंट है फेस के सेंटर पे, बी का कंट्रीब्यूशन 1/2। द आंसर विल बी 3, दिस वन इज ए। तो ए बी 3, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला कब बन सकता है इसके बारे में जरा सा सोचते हैं, जरा सा सोचे इसके बारे में। देखो इसके बारे में कैसे सोच सकते हैं, जस्ट उल्टा सोच लो। यानी कि ए जो प्रेजेंट होगा फेस के सेंटर पे और बी जो प्रेजेंट होगा कॉर्नर पे, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा देखो जरा सा। ये फेस के सेंटर पे, फेस के सेंटर पे कैसे बन गया, तो फेस के सेंटर पे बना, सपोज मान लो ये फेस के सेंटर में बना, तो ए 6 इंटू 1/2 दैट मीन्स 3 हो गया, और बी हो गया 8 मल्टीप्लाई बाई 1/8 दैट मीन्स 1 बन गया। तो A3B1, तो ये वाला ऐसे बोलता तो ये वाला होता, लेकिन यहाँ पे तो दूसरा कुछ बोला। ये वाला कैसे हो सकता है जरा सोचे। तो इसके बारे में अगर सोचना चाहे तो अगर मान लो ए, मान लो सपोज कॉर्नर प्लस बॉडी के सेंटर पे रहता, ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता, कॉर्नर प्लस बॉडी के सेंटर पे। कॉर्नर प्लस, मान लो चलो FCC में रहता है, ए कहाँ पे रहता है FCC मतलब फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, और बी जो रहता है बॉडी सेंटर प्लस कॉर्नर, ये रहता है, ऐसे कुछ रहता। तो FCC जैसे ही बोल दिया, यानी कि FCC जैसे ही बोल दिया, ए के अंदर क्या रहता, यानी कि बॉडी सेंटर क्यूबिक BCC बोल दिया, तो FCC के अंदर कॉर्नर पे 8 एटम, ए का कंट्रीब्यूशन। ध्यान से फिर से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। इसका कैसे हम लोग कर सकते हैं, इसका आंसर तो हम लोग को ये पता चल चुका, बट ये बन सकता है कैसे हम बता रहे हैं। ठीक है, ए को मान लो सपोज FCC के अंदर रहता है, किसके अंदर FCC के अंदर, और बी जो रहता है BCC के अंदर रहता। तो FCC का मतलब सिंपल सा हो गया कॉर्नर प्लस बॉडी फेस का सेंटर, तो कॉर्नर में 8 इंटू 1/8, फेस का सेंटर 6 इंटू 1/2। बी रहता बॉडी के सेंटर प्लस कॉर्नर, तो 8 कॉर्नर हो गया, ए का कंट्रीब्यूशन 1/8, और बॉडी के सेंटर का कंट्रीब्यूशन ऑलवेज 1। तो दैट मीन्स यहाँ से 3, यहाँ से 1, दैट इज A4 बन गया, और बी का बन गया 2। तो दैट मीन्स ये कट होके कॉमन में आ गया A2B। ये से होता है। अगर AB के बारे में सोचे तो कैसे बनता है, ये मान लो कॉर्नर पे रहता है,
और बी जो रहा था बॉडी के सेंटर पे। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक नहीं बोला, बॉडी के सेंटर पे। दैट मीन्स ए हो गया 8 कॉर्नर्स 1/8 कंट्रीब्यूशन, बी हो गया बॉडी के सेंटर दैट मीन्स 1/8। तो दैट मीन्स 1, तो ए बी। इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन में क्या पूछा और आंसर टिक करना क्वेश्चन सोल्व करने का मतलब नहीं होता। क्वेश्चन में जो पूछा उसके अलावा जो ऑप्शन में है वो ऑप्शन किस बेसिस पे सही हो सकता है, वो गलत है तो क्यों गलत है, उसका क्या और भी ऑप्शन बना सकते हैं। खुद से ऐसे क्वेश्चन जब अराइज करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अपने दिमाग में आएंगे और क्वेश्चन करने का अप्रोच तुम लोग के अंदर डेवलप होगा। ठीक है, तो 23 नंबर कंप्लीट है। नेक्स्ट चलते हैं। 24 नंबर क्या बोल रहा, द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन। तो बेसिकली कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है, कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज होता है ये बेसिकली डिपेंड्स किस पे करता है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ना तो नेचर्स पे डिपेंड करता है और ना ही साइज पे डिपेंड करता है, ना ही नेचर पे ना ही साइज ऑफ द पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। ये ओनली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितने टाइप के होते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर बेसिकली आर ऑफ 4 टाइप्स। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेसिकली आर ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसका हम लोग फॉर्मूला देख लिए, दैट इज पी नोट माइनस पी डिवाइडेड बाई पी नोट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये चीज हम लोग देख चुके हैं पहले ही। ठीक है, दूसरा हम लोग देखे उसके बाद एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इस पॉइंट को जरा सा हम लोग समझते हैं। ठीक है, जो भी पॉइंट आ रहा है उसके अनुसार से हम लोग सब कुछ समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग यानी कि हम लोग बात करें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्यों हो रहा है आखिरकार देखते हैं ना। बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे डायरेक्ट बता रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर जो हो रहा ना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेपर प्रेशर अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा दैट मीन्स वेपर प्रेशर विल बी लेस। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग जानते क्या है कि जानते हैं कि हम लोग जैसे मान लो ये सॉल्वेंट रहा, सॉल्वेंट में अगर कोई भी सोल्यूट पार्टिकल्स को हम लोग ऐड करते हैं, किसको ऐड करते हैं, सोल्यूट पार्टिकल्स को अगर हम लोग ऐड करते हैं, इन दैट केस द वेपर प्रेशर विल बी डिक्रीजेस, क्योंकि वेपर प्रेशर में क्या होता है ऊपर में ये सोल्यूट पार्टिकल्स आ जाता है जिसकी वजह से वेपर कम बनता है और वेपर कम बना तो वेपर प्रेशर विल बी डिक्रीजेस। तो इसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होता है किससे, सोल्यूट को ऐड करने के बाद से। दैट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा हो जाएगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा हो जाएगा, इसका ज्यादा, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा, इसका वेपर प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट विल बी लेस। तो अगर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोल रहा मतलब बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स इसमें बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, सोल्यूट को ऐड करने के बाद सॉल्वेंट वाला केस में दैट मीन्स सॉल्यूशन में, दैट मीन्स पी माइनस पी नोट वाला केस में ज्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स इसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट में लिखना चाहे तो टीबी माइनस टीबी नोट, इसी को हम लोग लिखते हैं डेल्टा टीबी यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा एम के, एम क्या है, मोलालिटी है, एम क्या है, मोलालिटी है। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। और ये एक कांस्टेंट होता है दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग कांस्टेंट या फिर इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो दैट मीन्स टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मल्टीप्लाई बाई एम। और m क्या है, मोलालिटी, और m मोलालिटी को स्मॉल m से दिखाते हैं। इसका क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये हो गया फॉर्मूला सिंपल सा। अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम देते तो ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देते, इसको पुट कर दो ये हम लोग का आ जाएगा। अगर उसी तरह से हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का बात करें तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में अगर बात करें, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर जिसका ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्यादा। तो यानी कि प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू किसका, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ
सॉल्वेंट को सॉल्यूट को ऐड करने के बाद। दैट मीन्स दिस इज डेल्टा टी एफ और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम होता है, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, दैट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसके नाम से भी जानते हैं। पहले वाला को इब्लियोस्कोपी और इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर। मोलालिटी का वैल्यू बैठा दो। उसके बाद लास्ट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आता है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। सारा चीज रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, कोई भी चीज आएगा तो ऐसे छूटेगा नहीं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई इक्वल टू सी आर टी, कल ही बताए हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता है, उसमें कॉन्सेप्ट आया था। तो सबसे पहले रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आउट, इसमें से कौन सा ऐसा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो इसमें रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ सकता है, दूसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आ सकता है, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ सकता है, चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर आ सकता है। इससे बाहर कुछ भी आएगा तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होगा। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। ना तो नेचर पे बात करता है, ना तो साइज पे बात करता है, ना तो नेचर ऑफ पार्टिकल्स पे बात करता है, किसी पे भी बात नहीं करता, ओनली नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। क्या ये चीज क्लियर हो गया? हाँ सर। पूरा क्लियर है? हाँ। अब देखो उसी पे कॉन्सेप्ट पे, हाँ उसी कॉन्सेप्ट पे जो पिछले में भी बताया, द ऑन एडिशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर द बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो जैसे मान लो ये रहा सॉल्वेंट, इसमें ओनली सॉल्वेंट है, अब इसमें हम लोग ग्लूकोज का घोल बना दिए। जैसे तबीयत खराब होता है तो ग्लूकोज का पानी पीते हैं, तो ग्लूकोज को जैसे ही मिलाए तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, वेपर प्रेशर विल बी डिक्रीजेज, क्योंकि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो लेस होता है एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट। और वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। करेक्ट, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो दैट मींस वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो दैट मींस ऑन एडिशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर बॉइलिंग पॉइंट विल बी इंक्रीज। इसी क्वेश्चन में दूसरा टाइप से बोल देता, ऑन एडिशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर द फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पूछ देता है। क्या बोल देता है, फ्रीजिंग पॉइंट। और फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग जानते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वेपर प्रेशर अगर एडिशन ऑफ ग्लूकोज से कम हो रहा दैट मींस फ्रीजिंग पॉइंट विल बी आल्सो डिक्रीजेस, दैट मींस उस केस में आंसर होता डिक्रीजेस। बट यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछा, और बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर which is inversely proportional to each other. In that case, the glucose on addition of glucose in water, the vapor pressure will be decreases, hence the boiling point will be increases. क्या ये चीज क्लियर है? the answer will be increases. freezing point पूछता तो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, हाँ सर। क्लियर है? चलो, तो यहाँ तक क्वेश्चन करते हैं। 26 से कल हम लोग फिर डिस्कस करेंगे, कल या फिर कल हो सके तो कल, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सारा कॉन्सेप्ट को एक एक करके सीखेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बट जितना भी सीखेंगे अच्छे से सीखेंगे। 26 हम लोग 26 से 33 तक, उसके बाद नेक्स्ट मॉडल स्टार्ट करेंगे इसी तरह से। ठीक है, कंप्लीट।